सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक मधुप भाग 8 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का नाम है भविष्यत। भविष्यत माने हमारा भविष्य कैसा हो, भविष्य आने वाला कल। पहले हम कविता वाचन करेंगे, उसके बाद हम अन्य चीज़ें देखेंगे। कविता के पहले पद निम्नवत हैं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए, बुझने। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मुख से ना होकर चित्त से देशानुरागी हों सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हों सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख में ही निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो, दूसरों के दुख को अनुभव करो। ये कविता मैथिली शरण गुप्त की है। मैं बच्चों को मैथिली शरण गुप्त को के बारे में चंद लाइनें बताना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त पहले राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और ये 1930 या 31 की बात है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के आसपास एक चिरगांव जगह है, वहाँ पर हुआ था। 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता भी कवि थे और इनके छोटे भाई भी कवि हैं। ये जीवन में सबसे पहले ब्रज भाषा के बारे में या ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। ब्रज भाषा के बारे में इनको ज़्यादा रुचि थी, परंतु जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिले तो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना, रचना करना प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने खड़ी बोली कविताओं में रचना लिखना प्रारंभ कर दिया, तब तक किसी और व्यक्ति ने हिंदी भाषा या खड़ी बोली में रचना करना, काव्य रचना करना शुरू नहीं किया था। इस प्रकार इनको हिंदी भाषा के प्रथम कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। 1930 या 31 की बात है। ये है 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। इन्हें पद्म विभूषण आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया और ये राम भक्त थे। आइए इनकी कविता का मूलार्थ भावार्थ समझते हैं। कविता का उद्देश्य आपकी पुस्तक में लिखा हुआ समष्टि से व्यष्टि की ओर प्रेरित करती है। कविता का मूल उद्देश्य है अपनी समृद्धि, संस्कृति, विरासत और पूर्वजों द्वारा प्रदत्त सत्कर्म परिणामों की परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश देना। समष्टि माने पूरे देश, व्यष्टि माने कुछ व्यक्तियों की ओर प्रेरित करती है, अर्थात पूरे इस देश में हमारे पास कुछ चुनिंदा फूल हैं, चुनिंदा अच्छाइयाँ हैं, उनकी समृद्ध संस्कृति, विरासत और पूर्वजों के अच्छे कामों के बारे में बताना और उन्हें आगे बढ़ाना। पारस्परिक सद्भाव, आपसी सद्भाव और सहायक प्रवृत्ति को परिपुष्ट करते हुए, समर्थन करते हुए, यथा परिस्थिति माने जैसी ज़रूरत हो, जैसी परिस्थितियाँ हों, मन सा वाचा कर्मा, मन वचन कर्म से देश के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना, अर्थात देश सेवा के लिए संलग्न रहना। आइए देखते हैं कविता के पहले पद का अर्थ।
सबसे पहले यहाँ पर कवि प्रश्न उठता था, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। हम सभी मानव हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव आते हैं, कार्य करते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। तो हम भी आए हैं, हमें भी जीवन जीना है और मरना है, परंतु हमारा जीवन किस प्रकार हो कि हमें पूरी दुनिया याद करे, पूरा संसार याद करे। तो वो कहते हैं किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। तो कोई बुरी मौत नहीं मरना चाहता, बुरा जीवन नहीं जीना चाहता। तो इसका मतलब हमें आदर्श जीवन जीना चाहिए, हमें आदर्श मौत मरना चाहिए। तो ये हम पता कैसे करेंगे कौन सा जीवन आदर्श है और कौन सा मृत्यु आदर्श है। तो ये सब हमें अपने पूर्वजों से याद करके, जान करके, समझ करके सीख लेना चाहिए। उनकी कौन से काम अच्छे हैं ये हमें पता कर लेना है, किस प्रकार उन्होंने दूसरों के हित के लिए अपनी जान दी, हमें सीख लेना है। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेने चाहिए। प्रयास के साथ, मेहनत के साथ, कोशिश करके हमने उनके पद चिन्हों को अर्थात उनके रास्तों को, उनके अच्छे कर्मों को खोज लेना चाहिए। और उनको खोजने के बाद क्या होगा, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। तो अपने पुराने अर्थात पूर्व के इतिहास रूपी गौरवशाली दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। उससे हमने अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जीवन में उसे आदर्श बनाना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उन पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए और उस गौरवशाली इतिहास को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, मिटने नहीं देना चाहिए, बुझने नहीं देना चाहिए। कविता की अगली लाइनें हैं, आओ मिले सब देश बांधव हार बन कर देश के। तो कवि एक बार सबको आहूत करता है, बुलाता है कि ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ो और मिल बैठ कर के साथ देश की सेवा करने के लिए हार के समान, माला के समान हम देश की सेवा में संलग्न हो जाएं। माला की बात क्योंकि माला में बहुत सारे विविध सुमन होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं और उनको सजा संवार करके इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से बुना जाता है, पिरोया जाता है कि वो सुंदर लगने लगे। और साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। तो हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से मिलजुल करके शांतिपूर्ण विकास के उद्देश्यों के लिए हमने काम करना। साधक बने माने हम काम करने वाले बने। तो हमने कौन सा काम करना है, सुख शांति के उद्देश्यों के लिए, सुख शांति के कामों के लिए हमने मिलजुल करके प्रेम से काम करना है। क्या सांप्रदायिक के भेद से है एक के मिट सकता अहो। अब कवि यहाँ आश्चर्य मिश्रित होकर के अहो कहते हुए कहता है कि क्या सांप्रदायिक भेदभाव से हमारी आपस की एकता मिट सकती है। तो हमारा उत्तर होगा नहीं। कोई भी कहेगा छोटी मोटी बातों से हमारी एकता नहीं मिट सकती। भारत की पहचान ही है अनेकता में। कवि उदाहरण देते हुए फिर कहता है, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। कहता है क्या कई प्रकार के फूलों से मिलकर के एक सुंदर माला नहीं बनती। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ जी बनती है। और जब बनती है तो हम भी एक मिल करके देश की सेवा के लिए माला जैसे काम कर सकते हैं। और हम नागरिक, हम देश के निवासी इस भारत को सुंदर बना सकते हैं। तीसरे पद को देखते हैं। तीसरे पद में कवि हमें सीख देता है, प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी। कहता है कि जो रूढ़ियाँ हैं वो चाहे नवीन हो, नई हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे पुरानी हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए। रूढ़ियाँ ऐसी परंपराएं जो उपयुक्त नहीं हैं, जो उत्तम नहीं हैं, उन्हें हमने छोड़ देना चाहिए। और ये हम कैसे पता करें कि कौन सी रूढ़ियाँ बुरी हैं, कौन सी रूढ़ियाँ अच्छी हैं। तो कवि फिर से हमें रास्ता दिखाता है, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। हंस के बारे में हम जानते हैं कि हंस के पास एक खूबी है कि वो नीर क्षीर विवेक रखता है, अर्थात वो पानी और दूध को अलग कर सकता है। इस तरीके से हमने विवेक और बुद्धि दर्शाते हुए अच्छाइयों को छांटना है, बुराइयों को छोड़ देना है।
कभी फिर से कहता है कि कोई कोई ऐसे कह के चलते हैं कि नहीं नहीं प्राचीन बातें भली हैं, तो कहता है प्राचीन बातें ठीक हों, यह विचार मूर्खतापूर्ण है, विचार अलीक है। तो इस विचार को हमने स्वीकार नहीं करना, हमने अपने विवेक और बुद्धि से उन परंपराओं को अपनाना है, उन परंपराओं को मानना है। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। हमने किसी चीज़ को कट्टर ढंग से रिजिड होकर के, पूर्वाग्रही होकर के नहीं सोचना है। जो चीज़ हमारे लिए ठीक है उसी को हम स्वीकार करेंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये अवस्था और परिस्थिति दोनों को देख करके हम निर्णय लेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। अंतिम पद में आते हैं। अंतिम पद में कवि ने लिखा, मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। तो झूठी बातें, झूठे आश्वासन, झूठे वायदे न करने वाले बने और चित्त से देशानुरागी हो, माने हृदय से पूरे कट्टर देशभक्त हों, देश के लिए सोचें, चिंतित हों, प्रयास करें। यही आपका काम होना चाहिए। हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हों सदा। और इस देश में जो भी निवासी है वो सब हमारे देश बंधु हैं, भाई हैं, अपने हैं। हम उनके दुखों में सहभागी हों, ऐसी हमारी चेष्टा और प्रयास होने चाहिए। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा। और आगे हमें कवि गाइड करता है कि हमने उनकी मुसीबत और कष्ट में पूरी मदद करनी है, भरसक कोशिश करनी है, हिम्मत भर प्रयास करना है।